नमस्ते बच्चों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। अब तो आ गए एग्ज़ाम, सब तो गिनती के कुछ 10-12 दिन बच्चे हैं, है ना बच्चों? अच्छे से पढ़ना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंटली पढ़ाई करनी है। चाहे जितना भी करो, कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा कोर्स करो, लेकिन जितना करो वो अच्छे से करो। पुराने पेपर्स को पास में रखो, चैप्टर कंप्लीट किया, उसमें जो जो क्वेश्चंस आए उनको करो, हाथ से लिखो। दिन का एक पेपर तो मिनिमम पूरा करना ही है हाथ से, ठीक है? तो अपने आप जितने पेपर्स आप करते जाएंगे उतना आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता जाएगा आपके अंदर, और रिवीजन भी होता रहेगा। जैसे फर्स्ट पेपर आपने किया, उसमें एसी के कुछ को टॉपिक्स आए, आपने उनको हाथ से लिखा। दूसरे पेपर में वापस एसी के वही टॉपिक आ गए, तो आप दूसरी बार हाथ से लिख रहे हैं तो और अच्छा रिवीजन हो जाएगा, याद आ जाएगा। पहली बार में कुछ पॉइंट्स छूट गए होंगे अगर लिखना, तो दूसरी बार में आप उन पॉइंट्स को जरूर लिखेंगे, तीसरी बार में और लिखेंगे, तो उससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और आपके अंदर इम्प्रूवमेंट भी आएगा, ठीक है? तो अब टाइम है पेपर स्टार्ट करने का। मिनिमम 10 पेपर तो एनी हाउ आपको एग्जाम से पहले करने ही करने हैं, ठीक है? लास्ट क्लास तक हमने वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के हिसाब से भी जो आपसे पूछा जाता है वो है हाइगन प्रिंसिपल, जिसको हमने कंप्लीट किया था। हाइगन प्रिंसिपल क्या होता है? हाइगन प्रिंसिपल को यूज़ लेके परावर्तन के नियम को समझाना, हाइगन प्रिंसिपल को यूज़ लेके अपवर्तन के नियम को समझाना, ये सारा हमने इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर कंप्लीट किया था। आज हम लेते हैं इस वेव ऑप्टिक्स में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है। वेव ऑप्टिक्स अपने आप में बहुत सारे फिनोमिनास होते हैं, बहुत सारे प्रकाश की ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको हम वेव ऑप्टिक्स के सिद्धांत पे समझते हैं। जब आप फिजिक्स में अगले चैप्टर पे जाएंगे तो उसमें हम ड्यूअल नेचर पढ़ेंगे, प्रकाश की द्वैत प्रकृति पढ़ेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि कुछ फिनोमिना ऐसी है जिनको प्रकाश की किरण नेचर के आधार पे समझाया जाता है, रे नेचर के आधार पे समझाया जाता है, और कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं जिनको हम तरंग सिद्धांत के आधार पर समझाते हैं। हम ये मानते हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में चल रहा है, उस आधार पे समझाते हैं। वो अगले चैप्टर में या इससे बाद जो भी आपका चैप्टर आएगा, आपके कोर्स का ही चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे हम। तरंग के आधार पर अगर हम ये मानते हैं कि प्रकाश तरंग की तरह चल रहा है, तो उस पर भी बहुत सारे फिनोमिनाज हैं। व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है, और अध्यारोपण है, डिस्पर्शन है, बहुत सारे ऐसे फिनोमिनाज हैं जो इसके अंदर आते हैं और बहुत डिटेल में आते हैं। लेकिन हमको इतना डिटेल में नहीं जाना है, हमें बेसिकली 3 ही फिनोमिना पढ़ने हैं। वो कौन कौन से हैं वो समझते हैं सबसे पहले, और उन 3 फिनोमिना में भी हमें क्या पढ़ना है वो हम समझते हैं, ठीक है? हम जो भी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं हमें ये पता होना चाहिए, हमारा एम क्लियर होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है, हमारा एम क्या है, तो चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाता है, लेक्चर पूरा ख़त्म हो जाता है, तब हमें समझ में आता है अच्छा ये पढ़ना था। तो हमारा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए कि इस लेक्चर में हमें पढ़ना क्या है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि इस लेक्चर में हमें पढ़ना क्या है, तो एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में अचानक से लेक्चर आ जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन है, इसमें हमें ये वाला टॉपिक लिखना है, ठीक है? तो मेरी हर लेक्चर में यही कोशिश रहती है, मैं आपको ये बता दूं पहले ही कि हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, उसमें हम किन पॉइंट्स को कवर करेंगे, ठीक है? तो जो हमारे आगे आने वाले वेव ऑप्टिक्स में लेक्चर्स है, जिसमें मैंने आपको बताया 3 मेन फिनोमिना पढ़ने हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला फिनोमिना है इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसमें कौन सा फिनोमिना है, कौन सा एक्सपेरिमेंट है, वो हमें पढ़ना है, ठीक है? सेकंड जो हमें फिनोमिना पढ़ना है वो है डिफ्रैक्शन, विवर्तन। ये सारे फिनोमिना आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, लेकिन हमारा नज़रिया ऐसा नहीं होता है कि हम उसको समझ पाए कि कौन सा फिनोमिना हो रहा है। मेरे को पूरा विश्वास है कि ये वीडियो अगर आप कॉन्सेंट्रेटली देख रहे हैं तो आज के बाद जब भी आपको वो फिनोमिना दिखेगा आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि अच्छा ये फिजिक्स की इस घटना के कारण हो रहा है। तीसरा जो फिनोमिना हमें इसके अंदर पढ़ना है वो है पोलराइजेशन, ध्रुवण। ये 3 फिनोमिना जो
तरंग प्रकाशिकी में हम ये मान के चलते हैं कि प्रकाश तरंग की तरह चल रहा है, उसमें हम ये 3 फिनोमिना कवर कर रहे हैं, जिसमें भी सबसे ज़्यादा लंबा या सबसे ज़्यादा डिटेल में जो पढ़ना है वो है व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन में सिर्फ हमें डेफिनेशन और कुछ एक आधे नियम को पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जो मेन डिटेल में हमें पढ़ना है वो है इंटरफ्रेंस। आज के इस लेक्चर में हम इंटरफ्रेंस को पूरा कवर करेंगे। इंटरफ्रेंस क्या होता है, इंटरफ्रेंस करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या प्रतिबंध होते हैं, इंटरफ्रेंस होने से रिजल्टेंट वेव जो बनी उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है, और एक एक्सपेरिमेंट है यंग्स एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, उसकी पूरी व्याख्या करना, उसका पूरा डेरिवेशन करना, ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं व्यतिकरण से, इंटरफ्रेंस से। इंटरफ्रेंस क्या होता है? इंटरफ्रेंस को करने से पहले मैं एक मैथ्स का सिंपल फॉर्मूला है उसको लेती हूँ। जो मैथ्स में आप लोगों ने एक अध्यारोपण सिद्धांत पढ़ा है, एक अध्यारोपण प्रमेय पढ़ी है। अध्यारोपण प्रमेय ये कहती है कि अगर दो चीज़ों को हम, दो वेक्टर्स को, दो सदिशों को अगर अपन जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट सदिश उन दोनों सदिशों के वेक्टर योग सदिश योग के बराबर होता है। जैसे मान लिया हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम के इक्वल होगा। अब वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि उसकी डायरेक्शन का भी रोल आ गया है। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाती हूँ इस चीज़ को। मान लिया मेरे पास कोई एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड +5 है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो प्लस हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगा। एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड +5 है और दूसरी वेव है जिसका एम्पलीट्यूड -2 है। अब अगर मैं इन दोनों का सुपर इम्पोजिशन करवाती हूँ, अध्यारोपण करवाती हूँ, तो अध्यारोपण करने से रिजल्टेंट क्या बना? +5 -2, क्योंकि हमें सदिश योग करना है। सदिश योग करना है तो डायरेक्शन को भी देखना। अगर अदिश योग करते तो डायरेक्शन नहीं देखते, सीधा 5 + 2 कर देते, लेकिन क्योंकि हमें सदिश योग करना है तो डायरेक्शन का भी इम्पैक्ट आएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? 5 - 2 करना पड़ेगा, तो जो रिजल्टेंट बनेगा इन दोनों से वो 3 बनेगा। तो अब इन दोनों की जो रिजल्टेंट वेव मिली वो ये मिल जाएगी, +3। ठीक है, अगर दोनों तरफ +5 -5 होता तो रिजल्टेंट वेव 0 हो जाती। अगर ऊपर +5 है, नीचे -7 होता तो रिजल्टेंट -2 बन जाती। तो ये होता है हमारा सदिश योग। व्यतिकरण में हम इसी सदिश योग के कॉन्सेप्ट को काम में लेंगे। ठीक है, क्या कहता है व्यतिकरण? सबसे पहले तो व्यतिकरण के लिए प्रतिबंध क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या है, पहले हम व्यतिकरण की डेफिनेशन को समझते हैं, फिर उसके बाद उसके लिए क्या जरूरी है, क्या शर्तें हैं वो समझते हैं। व्यतिकरण का सिद्धांत ये कहता है कि जब दो तरंगे, कला संबंध तरंगे, ध्यान से सुनना, जब दो कला संबंध तरंगे, दो कोहेरेंट वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती है, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती है, तो जो परिणामी तरंग बनेगी उसमें कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम मिलती है, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम मिलती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। एग्जाम में पूरी की पूरी ये डेफिनेशन लिख के आनी है। जब दो कला संबंध तरंगें एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग में कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम हो जाती है, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आई, कला संबंध। कला संबंध का मतलब क्या है? दो वेव्स ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल एक जैसी है, एक जैसी आवृत्ति होनी चाहिए, एक जैसी उनमें फेज होना चाहिए, एक जैसी इंटेंसिटी होनी चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो अलग अलग बल्ब लिए जाएं और उनसे जो निकलने वाली लाइट हो वो कैसी हो? एक जैसी हो। उसमें कुछ ना कुछ चेंज तो आता ही है, या तो कलर का चेंज आएगा, या इंटेंसिटी का चेंज आएगा, या आवृत्ति का चेंज आएगा, कुछ चेंज आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो अगर एक ही सोर्स से जो लाइट आ रही है उसको दो पार्ट्स में बांट दिया जाए तो वो बिल्कुल एक जैसी होगी, आइडेंटिकल होगी। यही चीज़ हम करेंगे हमारे यंग्स एक्सपेरिमेंट है। एक ही सोर्स है, उससे हम दो सोर्स बना लेंगे तो वो दो सोर्स कला संबंध होंगे। जब ऐसी दो कला संबंध तरंगे एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होगी तो परिणामी व्यतिकरण
व्यतिकरण की घटना मिलेगी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हुई हमारी, जब दो समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में चलती हुई एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो कुछ जगहों पर तीव्रता अधिकतम होती है, कुछ जगहों पर न्यूनतम होती है और एकांतर क्रम में होती है। अगर एक पॉइंट पर अधिकतम है तो उसके बाद वाले पॉइंट पर न्यूनतम, फिर उसके बाद अधिकतम, फिर उसके बाद न्यूनतम, ऐसे एकांतर क्रम में हमें मिलेगी। ठीक है, अब ये जो फिनोमिना है ये किस लॉ को फॉलो करता है, कौन से संरक्षण नियम को अपनाता है? कई बार सेक्शन ए में पूछा जाता है कि व्यतिकरण की घटना में कौन सी क्वांटिटी का, कौन सी राशि का संरक्षण होता है। इस केस में क्या हो रहा है, जो दोनों वेव्स की एनर्जी थी, जो दोनों वेव्स की ऊर्जा थी, वो पहले तो मिली और मिल के फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो कुछ पॉइंट्स पर जहां ऊर्जा अधिकतम थी वहां तीव्रता अधिकतम मिली, कुछ पॉइंट्स पर जहां तीव्रता न्यूनतम थी वहां हमें कुछ पॉइंट्स पर जहां ऊर्जा न्यूनतम थी वहां हमें तीव्रता न्यूनतम मिली। तो ऊर्जा का वितरण हुआ है, जो दोनों वेव्स की ऊर्जा मिली उस ऊर्जा का पुनः वितरण हुआ है, पुनर्वितरण हुआ है। ये घटना इस व्यतिकरण के अंदर हो रही है। ठीक है, तो व्यतिकरण क्या है, दो तरंगों का अध्यारोपण है और अध्यारोपण के बाद कुछ जगह पे हमें अधिकतम मिलता है, कुछ पे न्यूनतम मिलता है। इसी को हम आगे समझते हैं और डिटेल में। जो हमने बताया कि कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम मिलती है, कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम मिलती है, उससे हमें दो तरह के व्यतिकरण मिलते हैं। एक होता है समपोषी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है विनाशी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये था हमारा व्यतिकरण। व्यतिकरण दो तरह का हो गया, क्योंकि कुछ बिंदुओं पे हमें अधिकतम मिल रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, समपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब हमें तीव्रता न्यूनतम मिलती है, परिणामी आयाम शून्य हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, विनाशी डिस्ट्रक्टिव। अब क्या हुआ देखो, ये हमारी फर्स्ट वेव थी, दिख रही है आपको ब्लू से, ये हमारी फर्स्ट वेव थी। ठीक है, ब्लैक से ये आपको दूसरी वेव दिख रही है, ब्लू वाली हमारी क्या हुई, परिणामी हुई। देखो दो वेव कौन कौन सी दिख रही है, मैं अलग अलग कलर से शो करती हूँ आपको। पहली है ये ब्लैक वाली वेव, जो ब्लैक कलर से हमने बनाई है, ये फर्स्ट वेव है, राइट। दूसरी वेव है हमारी रेड कलर की, ये हमारी रेड वाली दूसरी वेव है। जब इन दोनों का सुपर इम्पोजिशन हुआ, अब दोनों वेव क्या है, समान कला में है। जब इसका जीरो है, फर्स्ट वेव का जीरो है, तब दूसरी का भी जीरो आया। जब फर्स्ट वेव मैक्सिमम है तो दूसरी भी मैक्सिमम है। जब फर्स्ट वेव जीरो हुई तो दूसरी भी जीरो हुई, तो दोनों वेव समान कला में। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट बन रहा है, तो दोनों पॉजिटिव में है, एक +3 एक +2 है, तो रिजल्टेंट क्या बना, +5। तो जो इन दोनों की परिणामी मिली हमें, वो क्या मिली, ये वाली मिली, ये ब्लू वाली, इन दोनों की रिजल्टेंट मिल गई। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इस केस में हमें जो रिजल्टेंट मिला वो अधिकतम मिला है, मैक्सिमम मिला है, इसलिए परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, समपोषी व्यतिकरण कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमें एकदम चमकीली फ्रिंज दिखाई देगी, एकदम चमकती हुई फ्रिंज दिखाई देगी, क्योंकि जो परिणामी तरंग हमें मिलेगी उसका आयाम अधिकतम होगा। ठीक है, तो जब भी हम समपोषी व्यतिकरण की बात करेंगे, हम कहेंगे हमें दीप्त फ्रिंज दिख रही है। ठीक है, ब्राइट फ्रिंज दिखेगी। अब डिस्ट्रक्टिव में क्या हो रहा है, देखो समझो। एक वेव तो है हमारी ये ब्लैक वाली, ठीक है, दूसरी वेव है हमारी ये रेड वाली। दोनों सेम एम्पलीट्यूड की है, जितनी रेड ब्लैक है उतनी ही रेड है। दोनों जब मिलेगी +2 -2, रिजल्टेंट क्या बन गया, 0। तो ये जो हमारी ब्लू वाली है, ये हमारी इन दोनों की रिजल्टेंट बन जाएगी। ये हमारी रिजल्टेंट बन गई, परिणामी बन गई। क्या मिली, शून्य मिली। परिणामी तरंग का आयाम क्या मिल गया, शून्य मिल गया। तो इस तरह के जो इंटरफेरेंस होता है, इसको क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें जो स्क्रीन पे दिखती है वो अदीप्त फ्रिंज दिखती है, डार्क फ्रिंज दिखती है, काली फ्रिंज दिखती है। अगर चमकीली फ्रिंज दिख रही है तो वो हमारी क्या हो जाएगी,
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण दिखेगी, और अगर काली फ्रिंज दिखेगी तो वो हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण दिखेगी। और हमने जब डेफिनेशन पढ़ी हमने क्या कहा, एकांतर क्रम में अधिकतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम। इसका मतलब जब हमें स्क्रीन पर पैटर्न दिखेगा इंटरफेरेंस का तो क्या दिखेगा, एक चमकीली फ्रिंज, फिर एक काली फ्रिंज, फिर एक चमकीली फ्रिंज, फिर एक काली फ्रिंज, इस तरह का हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, तो दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं। पहले हमने व्यतिकरण की परिभाषा बताई। व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण दो तरह का होता है, समपोषी और विनाशी। ठीक है, आगे और डिटेल में हमें पढ़ना है। यही एक फिनोमिना है जिसको आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी दोनों जस्ट डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन है। अब हमें क्या करना है, वो मैथमेटिकल कंडीशन बतानी है जिससे कि हम बता सके कि ये डिप्थ फ्रिंज की या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है और अडिप्थ की या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। जो हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पढ़ा, फिगर से तो हमने समझ लिया, कॉन्सेप्ट से तो हमने समझ लिया, लेकिन हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी होनी चाहिए जो ये बता सके कि ये कंस्ट्रक्टिव के लिए है और ये डिस्ट्रक्टिव के लिए। ठीक है, तो हमें पूरी जो व्यतिकरण में परिणामी आयाम बन रहा है, परिणामी तीव्रता बन रही है, उसका सूत्र बनाना है, परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला डिराइव करना। ठीक है, तो हमारा पॉइंट भी यही है, क्या है, व्यतिकरण के फलस्वरूप हमारा पॉइंट है व्यतिकरण के फलस्वरूप जो परिणामी तीव्रता मिली है उसका सूत्र बनाना, उसका फॉर्मूला डिराइव करना। ठीक है, हमने मान लिया हमारे पास दो समान आवृत्ति, क्योंकि यही एक कंडीशन है किसके लिए, व्यतिकरण के लिए। जो दोनों वेव्स होनी चाहिए समान आवृत्ति की होनी चाहिए, समान कला में होनी चाहिए, उसी को हम कला संबंध तरंगे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो सबसे पहली कंडीशन है कि दो समान आवृत्ति n की दो तरंगे हैं जिनके आयाम अलग अलग है, एक का आयाम a1 है, दूसरे का आयाम a2 है, एक ही दिशा में चल रही है, किसी समय t पर दोनों क्या करती है, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाती है। तो हमें पहले इन दोनों के अलग अलग विस्थापन लिखने हैं। तो पहली वेव का जो विस्थापन है y1 वो है a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी वेव का जो विस्थापन है y2 वो है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, एक फाई का डिफरेंस आ गया। ठीक है, हमें क्या करना है, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना है, दोनों वेव्स का जो विस्थापन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, उसका सम करना है। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ठीक है, कर देते हैं हम। आगे की ट्रिग्नोमेट्री है, बार बार हम फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री को ही यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को यूज करते हैं। दोनों वेव्स का सम किया, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब यहाँ पे ये जो आ रहा है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे ये ए बन जाएगा और ये बी बन जाएगा। तो क्या बन गया, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ये फॉर्मूला हमने सेकेंड वाले पार्ट के लिए लगाया। क्लियर, a2 को दोनों पार्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, a2 कॉस ओमेगा टी प्लस साइन फाइव। अब देखना ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों में साइन ओमेगा टी कॉमन आ सकता है। तो फर्स्ट वाली और सेकंड वाली टर्म में से हमने साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, a1 प्लस a2 कॉस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी, और सेकंड वाली टर्म में से a2 साइन फाइव को ब्रैकेट में लिख दिया और कॉस ओमेगा टी को बाहर लिख दिया। ठीक है, हमारी जो वेव थी वो किस फॉर्म में थी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी की फॉर्म में थी। तो जो हमारी रिजल्टेंट वेव बन रही है वो भी हमें इसी फॉर्मेट में लेके आनी है। इस फॉर्मेट में लेके आने के लिए जो ये a1 प्लस a2 कॉस फाइव है इसको हम मान लेते हैं कैपिटल A कॉस थीटा, और जो ये a2 साइन फाइव है इसको हम मान लेते हैं a साइन थीटा। ठीक है, वैल्यू रख दी, तो इस जगह पे तो आ गया a cos थीटा और इस जगह पे आ गया a sin थीटा, दोनों में से a कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट में लेते हैं, दोनों में से a कॉमन आ गया, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ये वापस ही किसका फॉर्मूला बन गया है, साइन a प्लस बी का
पीछे ही लिखा था हमने साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो ये बन गया ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। जो रिजल्टेंट वेव मिली वो भी उसी फॉर्मेट में मिली जिस फॉर्मेट में हमारी इनिशियल वेव थी। इनिशियल वेव थी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, उसी फॉर्मेट में मिली है, उसी फॉर्म में मिली है। रिजल्टेंट वेव क्या बन गई, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, थीटा यहाँ पे क्या बन गया, फेज डिफरेंस बन गया, कलांतर बन गया, कला में अंतर बन गया दोनों तरंगों के। राइट, यहाँ तक समझ में आया आपको। यहाँ पे ये जो कैपिटल ए है ये क्या है, परिणामी तरंग का आयाम है, और ये थीटा क्या है, परिणामी तरंग की कला है। अब हमें यही बताना है कि परिणामी तरंग का आयाम कितना होगा और परिणामी तरंग की थीटा कितना होगा, कला कितनी होगी। परिणामी तरंग का आयाम निकालने के लिए जो हमने पीछे कंसीडर किया था ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है और ऐड करना है। तो पहले जो ए कॉस थीटा था उसका स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बना, फिर हमने ए साइन थीटा का स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बना। एक बार लिख लेते हैं, ए साइन थीटा था a1 प्लस a2 कॉस फाई और ए कॉस थीटा था a2 साइन फाई। ये हमने पीछे कंसीडर किया था, उसी को ही काम में लेने, दोनों का स्क्वायर किया और ऐड कर दिया। तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया, a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर, a2 साइन फाई का होल स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया और सेकंड वाले का डायरेक्ट स्क्वायर कर लिया। वापस से देखो a1 स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन यहाँ से और यहाँ से a2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये a2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, और ये वाली टर्म एज इट इज आ गई, यहाँ मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये a1 है। इसी तरह से ये वैल्यू कितनी बन गई, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 बन गया। हमारी जो रिजल्टेंट वेव बनी उसका एम्पलीट्यूड कितना बन गया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई का स्क्वायर रूट। राइट, अब क्योंकि हमें तो तीव्रता निकालनी है, तो तीव्रता निकालने के लिए मैंने पूरी इक्वेशन में क्या किया, k से मल्टीप्लाई कर दिया। k कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया। ये k a स्क्वायर तो बन गई हमारी परिणामी तीव्रता, क्योंकि जो परिणामी तीव्रता होती है वो आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होती है, और जब अपन स्क्वायर प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमें कोई कांस्टेंट मिलता है, k यहाँ पे वही कांस्टेंट है। तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए हमने पूरी इक्वेशन को किसी एक कॉमन कांस्टेंट, k से क्या आप लैम्डा से भी कर सकते हैं, किसी भी कांस्टेंट से लिख सकते हैं, k लिखना जरूरी नहीं, k यहाँ पे सिंपल एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो ये तो बन गया मेरा परिणामी तीव्रता I, ये बन गया I1 जो पहली वेव थी उसकी तीव्रता, ये बन गई दूसरी वेव की तीव्रता, ये हमने स्प्लिट कर है तो ये रूट I1 रूट I2 कॉस फाई बन गया। ठीक है, तो जो हमें परिणामी तीव्रता मिली वो ये मिल जाएगी। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है व्यतिकरण के परिणाम स्वरूप जो परिणामी तरंग बन रही है उसकी तीव्रता का सूत्र डिराइव करिए, तो हमें ये पूरा टर्म करनी पड़ेगी। अब इससे हम बता सकते हैं कि हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तीव्रता कितनी मिलेगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तीव्रता कितनी मिलेगी। ठीक है, आगे वाले पार्ट में हम इसी चीज को करेंगे, यही कर लेते हैं इसको। कंस्ट्रक्टिव के केस में जो हमारा संपोषी आ रहा है, कंस्ट्रक्टिव आ रहा है, कंस्ट्रक्टिव के केस में फाई की वैल्यू 0 होती है। दोनों वेव्स में कोई कला में अंतर नहीं होता है। जब फाई की वैल्यू 0 है तो कॉस फाई कितना बन जाएगा, कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है 1, इसलिए I इज इक्वल टू क्या मिल गया, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। ठीक है, लेकिन जब हम डिस्ट्रक्टिव की बात करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव में जो दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री होता है। कॉस 180 कितना होता है -1, तो I इज इक्वल टू मिल जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2
√I1 I2 इंटू -1, तो अगर मैं इसी माइनस को यहाँ यूज ले लूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको माइनस लिख सकती हूँ। ये जो फॉर्मूला बनेगा ये किसका बन जाएगा, I इज इक्वल टू √I1 प्लस √I2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसका बन जाएगा, I इज इक्वल टू √I1 माइनस √I2 इसका होल स्क्वायर। अगर दोनों वेव्स जो हम सुपर इम्पोज कर रहे हैं उनके एम्पलीट्यूड सेम होंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस केस में मैक्सिमम मिलेगा, जो समपोषी व्यतिकरण की कंडीशन है। और अगर दोनों एम्पलीट्यूड सेम होंगे तो इस केस में जो रिजल्टेंट मिलेगा वो जीरो मिलेगा, जो डिस्ट्रक्टिव विनाशी व्यतिकरण की शर्त है। ठीक है, तो अगर हमने परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला डिराइव कर लिया तो हम वो कंडीशन भी बता सकते हैं कि कब हमें समपोषी मिलेगा, और वो कंडीशन भी बता सकते हैं कब हमें डिस्ट्रक्टिव मिलेगा, विनाशी मिलेगा। कर दिया पॉज। इसके बाद का जो टॉपिक है, जब मैंने स्टार्ट किया था वीडियो तभी आपको बताया था, इंटरफ्रेंस फिनोमिना ही सबसे ज़्यादा लंबा है आपका कोर्स के अंदर, पूरा डिटेल में दे रखा है, बाकी के दोनों फिनोमिना इतने डिटेल में नहीं है। इंटरफ्रेंस में परिणामी तीव्रता का व्यंजक भी पूछा जाता है, जो हमने अभी इसके पीछे डिराइव किया था, और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी पूछा जाता है, यंग का द्विस्लिट प्रयोग भी पूछा जाता है, जो व्यतिकरण के फिनोमिना को ही एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये है हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, जिसमें ये हमारा एक सिंगल सोर्स है, क्योंकि हमें सोर्स कैसा बनाना है, दो सोर्स बनाने हैं, जो दोनों सोर्स क्या होने चाहिए, कला संबंध होने चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका है एक ही सिंगल सोर्स को दो सोर्स में बांट दिया जाए। हम एक बल्ब लें और एक बल्ब के आगे पूरा एक गत्ता लगाकर उसमें दो छेद कर देंगे, तो वो जो बल्ब की लाइट आ रही है वो एक छेद में से दूसरे छेद में से निकलेगी। तो ये जो दो सोर्स बने ये हमारे लिए क्या होंगे, कला संबंध होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यंग ने काम में लिया अपने द्विस्लिट प्रयोग में। एक सिंगल सोर्स है S1, इससे जो वेव फ्रंट आ रहा है ये वेव फ्रंट है उसका, क्योंकि पॉइंट सोर्स है, हम पढ़ चुके हैं वेव फ्रंट क्या होता है, ये हमें पॉइंट सोर्स के कारण वेव फ्रंट मिल रहा है। इसके आगे उसने दो स्लिट्स बना दिए, दो होल बना दिए B और C, ये दो स्लिट्स हो गई, दो छेद कर दिए, और इससे अब हमें ये दो सोर्स मिल रहा है, एक ये वाला सोर्स मिल रहा है, एक ये वाला सोर्स मिल रहा है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा देखो ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना, ये ऐसे कट कर रहे हैं, तो जहां जहां ये कट कर रहे हैं वहां वहां इंटरफ्रेंस हो रहा है, और इंटरफ्रेंस के कारण हमें स्क्रीन पर पहले डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, ये हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इंटरफ्रेंस पैटर्न जो स्क्रीन में दिख रहा है उसमें साफ दिख रहा है, एक चमकीली फ्रिंज है, एक काली फ्रिंज है, एक चमकीली फ्रिंज है, एक काली फ्रिंज है। जो काली फ्रिंज है वो किसके कारण है, विनाशी व्यतिकरण के कारण है, और जो चमकीली फ्रिंज है वो समपोषी व्यतिकरण के कारण है। तो जो तीव्रता मिल रही है पहले अधिकतम फिर न्यूनतम फिर अधिकतम फिर न्यूनतम एकांतर क्रम में मिलती है, और यही हमारा व्यतिकरण प्रतिरूप कहलाता है। ठीक है, तो जो यंग था, यंग ने एक सिंगल सोर्स से दो सोर्स बनाए, उन दोनों सोर्स की लाइट को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करवाया। ये इस पूरे यहाँ पर इस एरिया में इन दोनों लाइट्स का अध्यारोपण हो रहा है। अध्यारोपण होने के बाद कुछ जगहों पर तो तीव्रता अधिकतम मिली, कुछ जगहों पर न्यूनतम मिली, और हमें स्क्रीन पर व्यतिकरण प्रतिरूप मिल गया। ठीक है, अब इसके मैथमेटिक्स क्या करने, ये तो एक्सपेरिमेंट हुआ, इस एक्सपेरिमेंट की हमें जो मैथमेटिक्स करनी है, पूरा डेरिवेशन हमें लिखना है, वो क्या करना है, हमें जो हमें फ्रिंज मिली उस फ्रिंज की चौड़ाई क्या है, जो मैथमेटिक पार्ट हमें इसके अंदर करना है, हमें करना है कि जो फ्रिंज मिली उसकी चौड़ाई क्या है, और फिर लास्ट में हम बताएंगे कि एक चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई जितनी होती है एक काली फ्रिंज की चौड़ाई भी उतनी होती है। तो जो दोनों फ्रिंजें हमें मिल रही है समान तीव्रता की मिलती है, समान आयाम की मिलती है, समान चौड़ाई की मिलती है। ऐसा नहीं होगा कि चमकीली फ्रिंज ज़्यादा चौड़ी होगी और काली फ्रिंज थोड़ी कम चौड़ी होगी, या काली फ्रिंज ज़्यादा चौड़ी होगी और चमकीली कम होगी। हमें दोनों फ्रिंज समान चौड़ाई की मिलती है, ये चीज़ हमें प्रूव करके बतानी है। इसको प्रूव करने के लिए
जो पीछे पूरा हमने व्यतिकरण प्रतिरूप को समझाने के लिए डायग्राम बनाया था, उसी से ही हमने लिया है। ये हमारा पॉइंट सोर्स है, ठीक है, ये हमारा प्राथमिक तरंगाग्र हो गया। मान लिया ये एक स्लिट है और एक ये स्लिट है, दो स्लिट्स है, दोनों स्लिट्स के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल डी मान ली, और स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो दूरी है वो कई बुक्स के अंदर एल से लिखते हैं, कई बुक्स के अंदर कैपिटल डी लिखते हैं, ठीक है। इस स्लिट से एक लाइट गई यहाँ पर, और ये इस वाले स्लिट से एक लाइट गई यहाँ पर, एक ही पॉइंट P पर स्लिट S1 से जो लाइट गई है और स्लिट S2 से जो लाइट गई है, इन दोनों के बीच का हमें पथांतर ज्ञात करना है। पाथ में अंतर कितना होगा, तो देखिए बताइए कौन सा पाथ बड़ा होगा, S1P बड़ा है या S2P बड़ा है? ऑब्वियस है S2P बड़ा है, S1P छोटा है, फिगर में दिख रहा है हमें साफ, है ना। तो हमने क्या किया, S1 से एक परपेंडिकुलर S2P पर डाला, इस पॉइंट को O मान लेते हैं। अब S1P और OP बराबर हो जाएगा, तो दोनों किरणों के बीच का जो पाथ डिफरेंस हुआ, जो पथांतर हुआ, वो S2O हुआ। ये पथांतर अगर n लैम्डा के इक्वल होगा तो हमारा जो व्यतिकरण है वो समपोषी होगा, चमकीली फ्रिंज मिलेगी। और अगर यही पथांतर 2n-1 लैम्डा बाय 2 हो जाता है तो हमारा जो हमारा परिणामी तीव्रता होगी या व्यतिकरण होगा वो विनाशी होगा। तो जो भी P पर चमकीली फ्रिंज मिल रही है या काली फ्रिंज मिली है वो डिपेंड करता है दोनों वेव्स के बीच के पथांतर पर, ठीक है। इसका मैथमेटिकल पार्ट लेते हैं हम। ये इस पूरे जो मैंने आपको बताया फिगर का डिस्क्रिप्शन वही पूरा दे रखा है। मान लिया एक वर्णी स्रोत है S, ठीक है, ये S एक वर्णी स्रोत है जिसके सामने दो स्लिट S1 और S2 रखी गई है। अब S1 और S2 नए तरंग स्रोत की तरह काम करेंगे जिससे त्रितक तरंगिकाएं निकलेंगी। O से जो पॉइंट P तक पहुंचने वाली दो वेव्स हैं उनके बीच का पथांतर ज्ञात करेंगे, और पथांतर से हमें पता चलेगा कि हमारी जो परिणामी तीव्रता मिली है वो समपोषी है या विनाशी है, ठीक है। अब देखो ये जो सेंटर वाला पॉइंट था S1 से, ये हमारा यहाँ पे अगर अपन सेंटर मानते हैं तो S1 से यहाँ तक जाने वाली और S2 से यहाँ तक जाने वाली ये दोनों किरणें क्या होंगी, बराबर लेंथ की होंगी। अगर मैं इस पॉइंट को O' मान लेती हूँ तो S1 से O' तक आने वाली जो किरण होगी वो उतनी ही दूरी तय करेगी जितनी कि S2 से O' तक की है। अब दोनों तरंगों के बीच अगर कोई पथांतर ही नहीं है, दोनों समान दूरी तय कर रही है, तो उस केस में जो फ्रिंज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, चमकीली मिलेगी। इसलिए व्यतिकरण प्रतिरूप में जो सेंटर होगा वो हमेशा क्या होगा, चमकीला होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तरंगों के बीच में कोई पथांतर ही नहीं है, दोनों समान कला में मिल रही है। लेकिन जो पॉइंट P पर पहुंच रही है, कोई एक आर्बिट्रेरी दूसरा पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट P, तो S1 से P तक जो किरण पहुंच रही है और S2 से P तक जो किरण पहुंच रही है दोनों अलग अलग दूरी तय कर रही है। दिख रहा है फिगर में, दिख रहा है S1 से P तक की दूरी कम है और S2 से P तक की दूरी ज्यादा है। तो अगर मुझे S1 से P तक पहुंचने वाली और S2 से P तक पहुंचने वाली तरंगों के बीच का पथांतर ज्ञात करना है, पाथ डिफरेंस ज्ञात करना है, तो हमने क्या किया, S1 से एक परपेंडिकुलर डाला ये A पॉइंट पर, तो ये जो डिस्टेंस हुई S2A ये दोनों तरंगों के बीच का पथांतर बन जाएगा। S1P और AP बराबर लेंथ की हो जाएगी। दोनों तरंगों के बीच का अगर मुझे पाथ डिफरेंस फाइंड करना है तो ये S2A लैम्डा बन जाएगा। अगर मैं ये पाथ डिफरेंस निकाल लेती हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि पॉइंट P पर जो तीव्रता होगी वो अधिकतम होगी या न्यूनतम होगी। पॉइंट P पर जो व्यतिकरण हो रहा है वो अधिकतम समपोषी होगा या विनाशी होगा, वो सब डिपेंड करेगा इस लैम्डा पर, पाथ डिफरेंस पर। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, लैम्डा निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारे दो यहाँ पे जो हमारा ट्रायंगल बन रहा था हमने उस ट्रायंगल को लिया, दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, उन दो ट्रायंगल्स को लिया हमने। पहला ट्रायंगल बन रहा है S1A S2 और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है BOP। दोनों सिमिलर होंगे, तो सिमिलरिटी की कंडीशन जो आज तक हम हर डेरिवेशन में लगाते आए, साइड्स के रेशियो इक्वल कर देंगे। साइड के रेशियो इक्वल कर दिए। अगर हम ये मानते हैं कि
डिस्टेंसेस को अगर अपन वहां से मेजर करें, हमारे फिगर से मेजर करें, तो S2A बन रहा है डेल एक्स, जो स्मॉल एंगल बन रहा है। OP हमारा x के इक्वल है, S1 S2 स्मॉल d है, BO हमारा कैपिटल D है। स्मॉल d क्या हुई, दोनों स्लिट्स S1 और S2 के बीच की दूरी, और कैपिटल D हमारा क्या हुआ, स्लिट से स्क्रीन के बीच की दूरी। और डेल एक्स हमारा पाथ डिफरेंस हो जाएगा, दोनों तरंगों के बीच का जो पाथ में डिफरेंस है वो डेल एक्स हो जाएगा, और एक्स जो हमारी एक्चुअल दोनों के बीच की दूरी है वो बन जाएगी। तो अगर मैं इस एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो डेल एक्स क्या बन गया, एक्स डी कैपिटल डी। ये जो डेल एक्स है यही हमारा क्या बन जाएगा, दोनों किरणों के बीच का, दोनों तरंगों के बीच का पथांतर बन जाएगा, पाथ डिफरेंस बन जाएगा। ये पाथ डिफरेंस ही डिफाइन करेगा कि पॉइंट P पर जो फ्रिंज बन रही है वो चमकीली होगी या काली होगी। केस फर्स्ट लेते हैं, डिप्थ फ्रिंज की बात करें, ब्राइट फ्रिंज की बात करें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की बात करें, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए ये जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो m लैम्डा के ऑर्डर होना चाहिए, मतलब लैम्डा के मल्टीपल में होना चाहिए, या तो 0 होगा या लैम्डा होगा या 2 लैम्डा होगा या 3 लैम्डा होगा एंड सो ऑन, इस तरह से m लैम्डा चलता रहेगा। लैम्डा के मल्टीपल में होना चाहिए। अगर लैम्डा के मल्टीपल में है तो हमारी जो फ्रिंज होगी वो चमकीली होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा। तो ये जो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आ रहा है एक्स स्मॉल डी कैपिटल डी, इसको मैं किसके इक्वल लिख दूंगी, m लैम्डा के इक्वल लिख दूंगी। कर देते हैं, ये देखिए एक्स स्मॉल डी कैपिटल डी को हमने किसके इक्वल लिख दिया, m लैम्डा के इक्वल गया। हमारा एम क्या है, फ्रिंज की विड्थ निकालना कि फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है। x हमारी फ्रिंज की चौड़ाई है, अगर मुझे x निकालना है तो कैपिटल D इधर ले लिया, स्मॉल d डिवाइड में आ गया, ये मेरी आ गई चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई, जो mth स्टेट पर हमें मिल रही है, जो mth v, पहली दूसरी तीसरी ऐसे कोई भी एक आर्बिट्रेरी हम फ्रिंज ले सकते हैं। तो जो हमें mth फ्रिंज मिल रही है उसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, m जो नंबर ऑफ फ्रिंज है वो, जैसे अगर 5वीं फ्रिंज है तो 5 आ जाएगा, दूसरी फ्रिंज है तो 2 आ जाएगा। कैपिटल D जो हमारा स्लिट है और जो हमारी स्क्रीन है उसके बीच की दूरी, लैम्डा जो हमने प्रकाश काम में लिया उसकी वेवलेंथ, उसकी तरंग दैर्ध्य, स्मॉल d दोनों स्लिट के बीच की दूरी। अगर स्लिट के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो जो उसकी चौड़ाई है वो कम हो जाएगी, और अगर मैंने सोर्स और स्क्रीन के बीच की दूरी बढ़ा दी, कैपिटल D बढ़ा दी, तो मेरी जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई मेरी डिप्थ फ्रिंज की चौड़ाई, जो मुझे चमकीली फ्रिंज मिली, ब्राइट फ्रिंज मिली, उसकी चौड़ाई। अब अपन देखते हैं कि जो अदीप्त फ्रिंज मिलेगी उसकी चौड़ाई क्या होगी। तो अदीप्त फ्रिंज के लिए जो पथांतर होना चाहिए वो लैम्डा बाय 2 के मल्टीपल का होना चाहिए, मतलब या तो मुझे लैम्डा बाय 2 मिलेगा या 3 लैम्डा बाय 2 मिलेगा या 5 लैम्डा बाय 2 मिलेगा एंड सो ऑन, इस ऑर्डर का मिलता रहेगा। तो अगर मुझे एक सिंपल फॉर्मूला बनाना है कि लैम्डा बाय 2 के मल्टीपल का मिलने के लिए क्या लिखे, तो हम m माइनस 1/2 लैम्डा लिख सकते हैं। अगर मैंने m को 1 लिखा तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 1/2 1/2, फिर 2 लिखा तो 2 माइनस 1/2 3/2, फिर मैंने 3 लिखा तो 3 माइनस 1/2 5/2 एंड सो ऑन, इस तरह से मुझे मिलती रहेगी। ठीक है, तो अगर लैम्डा बाय 2 के ऑर्डर का मिलेगा तो वो क्या होगी, अदीप्त फ्रिंज होगी। लैम्डा के ऑर्डर का होगा तो वो दीप्त फ्रिंज होगी। जैसा पीछे किया हमने, जो हमें चौड़ाई मिली उसको मैंने m माइनस 1/2 लैम्डा के इक्वल लिख दिया और उससे जो अदीप्त फ्रिंज मिली उसकी चौड़ाई निकाल ली। अब अगर मैं इस m वाले पार्ट को भूल जाती हूँ, इसको भूल जाती हूँ यहाँ और यहाँ, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों में सेम आ रहा है। इसका मतलब इंटरफ्रेंस पैटर्न के अंदर जो मेरी फ्रिंज की चौड़ाई होती है वो चाहे दीप्त हो चाहे अदीप्त हो, दोनों में मुझे कैसी मिलेगी, एक जैसी ही मिलेगी। जो फ्रिंज चौड़ाई मिलेगी वो दोनों में मुझे एक जैसी मिलेगी, चाहे दीप्त के लिए मिले चाहे अदीप्त के लिए, दोनों में मेरी फ्रिंज चौड़ाई इक्वल होगी। इसी चीज को हमने आगे लिखा है, फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, दो क्रमागत दीप्त तरंगों के बीच की दूरी, जैसे ये डार्क है ये डार्क है, इसके बीच की जो ये दूरी है ये दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी। अदीप्त की निकालनी है तो दो चमकीली फ्रिंज के बीच की दूरी ये अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, जब मुझे दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकालनी तो मैंने मान लिया m + 1th मतलब 5वीं,
पांचवी कोई भी एक फ्रिंज मान ली मैंने, और उसमें से मैं चौथे फ्रिंज की चौड़ाई को माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगी, जो मेरी पांचवी दीप्त फ्रिंज है उसकी चौड़ाई मिल जाएगी। ठीक है, अगर मुझे पांचवी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, पांचवी और छठी फ्रिंज के बीच की जो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है वो निकालूंगी। राइट, तो हमने इसी तरह से दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ली, फॉर्मूला हम ऊपर लिख चुके हैं, उसी को यूज किया और हमने कैलकुलेट की, तो जो एक दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई मिली वो कैपिटल डी स्मॉल लैम्डा अपॉन डी मिली। इसी तरह से अदीप्त की अगर अपन निकालेंगे तो भी मुझे सेम मिलेगी। ये रहा उसका डेरिवेशन पूरा। ठीक है, तो इससे हमने क्या कॉन्सेप्ट निकाल लिया, हमने ये कह दिया कि दीप्त फ्रिंज हो या अदीप्त फ्रिंज हो, दोनों सेम चौड़ाई की मिलती है, एकांत क्रम में मिलती है। एक बार दीप्त मिलेगी, एक बार अदीप्त मिलेगी, एक बार दीप्त मिलेगी, एक बार अदीप्त मिलेगी, और इक्वल चौड़ाई की मिलेगी। जो हमने फिगर बनाया था उस फिगर में भी आपने देखा होगा कि हमने जो दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त की चौड़ाई बनाई थी वो एक जैसी बनाई थी। ये तो हमने, जब मैं एक लाइट को स्क्रीन पे डालूंगी तब मुझे दिखेगा। अगर हमें पेपर पे उसको बनाना है तो पेपर पे तो उसको नहीं बना पाओगे ना। पेपर पे उसको कैसे बनाओगे, आपसे पूछा जाए कि इंटरफ्रेंस का पैटर्न बताओ, तो इंटरफ्रेंस का पैटर्न आप कैसे बनाओगे, इंटरफ्रेंस का पैटर्न आप बनाओगे स्क्रीन पर, जो इंटरफ्रेंस पैटर्न आपको एग्जाम में बना के आना है वो कैसा बना के आना है, इस तरह का बना के आना है। जो व्यतिकरण प्रतिरूप प्रारूप जो हमें मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा। ये देखिए, ये है हमारा व्यतिकरण प्रारूप। इसमें देखो ये जो पीच आ रही है ये किसके लिए मिल रही है, दीप्त फ्रिंज के लिए मिल रही है, ब्राइट फ्रिंज के लिए मिल रही है। जो ये डाउन आ रहा है वो डार्क फ्रिंज के लिए मिल रहा है। तो एक बार ब्राइट मिली, एक बार डार्क मिली, फिर ब्राइट मिलेगी, फिर डार्क मिलेगी, फिर ब्राइट मिलेगी, फिर डार्क मिलेगी, एंड इस तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज, जितनी भी ब्राइट देख रहे हो आप, सबकी हाइट इक्वल है। सबकी हाइट इक्वल है मतलब चाहे पांचवी दीप्त हो, चाहे छठी दीप्त हो, चाहे 10वीं दीप्त है, चाहे 18वीं दीप्त है, सब एक जैसी ही चमकीली होगी। ऐसा नहीं होगा कि स्क्रीन से जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी तीव्रता कम होती जाएगी। जितनी भी दीप्त फ्रिंजें होंगी सबकी तीव्रता समान होगी, चौड़ाई समान होगी। जितनी भी अदीप्त फ्रिंजें होंगी सबकी तीव्रता समान होगी, चौड़ाई समान होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए स्क्रीन पर व्यतिकरण प्रारूप कैसा होता है, तो हमें ये बना के आना है जिससे हम समझ जाएंगे या एक्सटर्नल समझ जाएंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि व्यतिकरण प्रारूप ऐसा मिल रहा है। मतलब जितनी भी दीप्त फ्रिंजें मिल रही है वो समान चौड़ाई की मिल रही है, अल्टरनेट में डार्क अल्टरनेट में ब्राइट मिल रही है। आपको व्यतिकरण का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को अच्छे से समझा है। आपको इसको अच्छे से करना है, समझना है, हाथ से प्रैक्टिस करनी है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। एक बार में समझ भी नहीं आए, दूसरी बार में वीडियो को देखो, दूसरी बार में समझ में नहीं आए, तीसरी बार में वीडियो को देखो, लेकिन अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। इस क्वेश्चन में डेरिवेशन भी पूछा जाता है और कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है। व्यतिकरण को समझाइए, व्यतिकरण की शर्तें लिखिए और व्यतिकरण का गणितीय स्वरूप लिखिए। तो हमें पूरा डेरिवेशन लिखना है। द्विस्लुट प्रयोग को बताइए, द्विस्लुट प्रयोग को यूज करके फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को करना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है, जो पूछा जाए वही करना है। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो आपके वेव ऑप्टिक्स का है। तब तक इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं वापस से एक अच्छे टॉपिक, एक अच्छे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।